सो हेलो एवरीवन। ऑलरेडी हम क्लास 12th का एक चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और उसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चैप्टर का हमने ऑलमोस्ट पार्ट 1 बना दिया है, पार्ट 2 बना दिया है। द चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ ऑलरेडी और पार्ट 2 भी कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर बात करें कि पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने कितने टॉपिक्स कवर किए हैं, तो बेसिकली हमने पढ़ लिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है। साथ में हमने मेल वाली सारी यूनिट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का पार्ट 3 होने वाला है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप इस पार्ट पे आओ, इस पार्ट 3 वीडियो के पार्ट 3 पे आओ, तो कोशिश करना कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 को अच्छे से रिवाइज करके ही आओ। ठीक है, वरना आपको आगे के टॉपिक्स क्लियर नहीं होने वाले। हमने ऑलमोस्ट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट वाला पूरा पार्ट हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, वो कवर कर लिया है। साथ में हमने पूरा एंथर के बारे में पढ़ लिया है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या कवर कर लिया है। हमने पॉलन ग्रेन भी कवर कर लिया है। ठीक है, ऑलमोस्ट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो आज हमको पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 में हमें स्टार्ट करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के बारे में। अब बेसिकली हमको पता है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है, तो बेसिकली जो गैमीट फॉर्म हो रहे हैं वो दोनों के आ रहे हैं, दोनों पेरेंट के आ रहे हैं, मेल के भी फीमेल के भी, दोनों ही आते हैं, है ना। तो हम ऑलरेडी मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को कवर कर चुके हैं। उसमें हमने एंथर पढ़ा, एंथर की वॉल्स के बारे में पढ़ा, बेसिकली एपिडर्मिस, साथ में एंडोथीलियम। ठीक है, वो सारी चीजें पढ़ी, टैपेटम के बारे में पढ़ा, और साथ में हम पॉलन ग्रेन के बारे में भी बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं। ठीक है, हमें अब ये पता चल गया है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट स्टेमन है वो बेसिकली क्या बना रहे हैं, मेल गैमीट बना रहे हैं। अब हमको स्टार्ट करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के बारे में। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है उसमें क्या होगा वो हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट आपने अगर पढ़ लिया है तो कोशिश करो कि वीडियो से भी रिवाइज कर लो, साथ के साथ एनसीईआरटी की बुक खोल के रखो अपने सामने। जो भी पढ़ाया जाता है वहां पे आपको हाइलाइटर लो और रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। कोशिश करो कि एनसीईआरटी के जितने डायग्राम्स है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजनिंग के आते हैं, डायग्राम्स आते हैं, तो कोशिश करो कि सारा कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें स्टार्ट करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के बारे में, ताकि हम ये चीज अंडरस्टैंड कर सके, ये चीज समझ सके कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, साथ में वो गैमीट कैसे बना रहा है, प्रोसेस क्या रहने वाली है, माइटोसिस मियोसिस किसके थ्रू बना रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल। उसका दूसरा नाम क्या है, पिस्टिल, और एक और नाम है दैट इज कार्पिल। ठीक है, सॉरी थोड़ा राइटिंग ऐसा हो गया, रुकिए एक मिनट, इरेजर को क्या हो गया। ठीक है, तो एक नेम तो आपको पता ही है, दैट इज पिस्टिल। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की बात करें, एक नाम आपको पता है, दैट इज पिस्टिल। ठीक है, अब पिस्टिल को ही आप क्या बोल रहे हो, कार्पिल। कभी कंफ्यूज नहीं होना है, पिस्टिल, कार्पिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, ये सारी चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेम तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। स्टार्ट करते हैं। The female reproductive unit of a flower is the pistil or gynoecium. Pistil हम पूरे सिस्टम को बोल रहे हैं, पिस्टिल, गाइनोशियम, कार्पल, ये जो टर्म्स है ना, ये तीनों, ये किसके लिए है। गाइनोशियम जो टर्म आता है वो फीमेल से ही आता है, फीमेल के लिए आता है, फीमेल के हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, दैट इज गाइनोशियम। ठीक है, तो ये पूरा क्या कह रहा है कि सिस्टम है, सिस्टम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। जब भी हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव यूनिट की बात कर रहे हैं, हम गाइनोशियम के बारे में देख रहे हैं कि गाइनोशियम क्या होता है। क्लियर हो गया, व्हाट इज पिस्टिल, व्हाट इज कार्पल। ठीक है, ये हो गया। द नेक्स्ट पे आते हैं, अ कार्पल और पिस्टिल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। अगर बात करें कि हम जब भी पूरे सिस्टम को हमने बोल दिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज योर कार्पल, गाइनोशियम और पिस्टिल। ठीक है, अब उसमें कह रहे हैं कि उसमें पार्ट्स क्या क्या आ रहे हैं, क्या क्या पार्ट है। कुछ सिस्टम अगर है पूरा तो उसमें कुछ पार्ट्स आने चाहिए। जैसे अगर फीमेल की बात करें ह्यूमंस के केस में, तो पता है हमें, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उसमें यूट्रस होता है, ओवरी होती है, फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, तो ऐसे इनके पास भी तो कुछ स्ट्रक्चर होगा ना।
दैट इज क्या क्या होता है, पहले स्टिग्मा जहां पे पॉलन ग्रेन आके लैंड करेगा, एक प्लेटफॉर्म होता है स्टिग्मा। देन यू हैव द स्टाइल, एक स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि अटैच करता है स्टिग्मा को ओवरी से, दैट इज स्टाइल। देन आता है ओवरी। ओवरी एकदम इंफीरियर पार्ट है, अंदर रहता है प्लांट के, जो भी स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा बाहर है, स्टाइल बाहर है, लेकिन ओवरी अंदर रहता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली उसको क्या करना है, आगे चल के एम्ब्रियो सेक बनाना है, ओव्यूल बनाना है उसके लिए। तो तीन पार्ट्स आपको पता होने चाहिए गाइनोशियम के, दैट इज योर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब एक एक पार्ट को हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट चीज आती है स्टिग्मा। व्हाट इज स्टिग्मा? द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट रिसीव्स पॉलन ग्रेन्स। बता दिया था स्टिग्मा का वेट ही इतना है, इसको क्या करना है, इसको पॉलन ग्रेन्स के साथ इंटरेक्शन करना है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन भी हम यहीं पे पढ़ेंगे आगे चल के, फीमेल में ही आएगा। पॉलन बता दिया था ना, कुछ इसके पास क्या होते हैं, इसके पास कुछ केमिकल्स होते हैं, वही हम पढ़ेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब बेसिकली हो क्या रहा है, जो पार्ट है, द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट रिसीव द पॉलन ग्रेन्स, कि पॉलन ग्रेन आ रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन हो गया जब भी, तो बेसिकली स्टिग्मा को रिसीव करना है उसको, तभी तो पॉलन उस पर जर्मिनेट करेगा और पॉलन ट्यूब बनेगी। ठीक है, फिर आगे चल के फर्टिलाइजेशन होगा। फॉर दैट रीजन इट, उसके पास कुछ होना चाहिए जो कि रिसीव कर सके पॉलन ग्रेन्स को, कुछ रिसीव करने के लिए चाहिए, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्टिग्मा। तो स्टिग्मा बेसिकली क्या करेगा, रिसीव करेगा किसको, पॉलन ग्रेन्स को। क्लियर हुआ इतना? अब आगे चलते हैं। द स्टॉक, स्टॉक मतलब कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, फ्लावर देखा है कभी, फ्लावर पकड़ा है, उसकी एक ट्यूब होती है, उसी से हम पकड़ते हैं उसको, एक डंडी होती है उसको, स्टॉक का मतलब होता है डंडी। दैट कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी, जो कि स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट कर रहे हैं, इज नोन एज स्टाइल। इसी को हम स्टाइल बोलते हैं, कि हमें स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने के लिए कोई ट्यूब चाहिए, कोई स्ट्रक्चर चाहिए, कोई डंडी चाहिए, जिससे हम उसको एक तरह से होल्ड कर सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। ठीक है, अब बात आ रही है ओवरी की। ओवरी तो मेन ही स्ट्रक्चर है, ओवरी में ही तो सारा एम्ब्रियो सेक्स सारी प्रोसेस चलनी है, फर्टिलाइजेशन तो वही होनी है। ठीक है, तो वही कह रहा है, स्वॉलन रीजन होता है, एक फूला हुआ रीजन होता है। अगर कभी हिबिस्कस का कोई भी फ्लावर देखा हो तुमने, तो उसके सबसे इंफीरियर पार्ट में, सबसे नीचे वाले पार्ट पे वहां पे एक फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, दैट इज ओवरी। ठीक है, एट द बेस ऑफ द ओवरी, ओवरी के बेस पे वहां प्रेजेंट होता है, 1 to several ovules is found in the ovary। अब हो सकता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कि एक ओव्यूल हो सकता है या फिर एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। ओव्यूल आगे चल के क्योंकि सीड बनाता है, तो कुछ के पास क्या है, कुछ फ्रूट्स आपने देखे होंगे, कुछ वेजिटेबल्स आपने देखी होंगी, उनके पास एक ही सीड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, तो चलो ओव्यूल उसके पास एक है, लेकिन सेवरल ओव्यूल्स भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं। जैसे कि किसमें देखा है, मान लो आपका वाटरमेलन है, एक से ज्यादा बीज होते हैं उसमें, एक से ज्यादा सीड्स होते हैं। ठीक है, तो ओव्यूल्स 1 to several, एक से ज्यादा ओव्यूल मिल सकते हैं, या तो एक हो या उससे ज्यादा हो। तो ओवरी के अंदर क्या होता है, क्लियर हो गया अभी। तीन स्ट्रक्चर हमने पढ़े, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अगर ओवरी की बात करें, तो ओवरी में मैंने आपको क्या बता दिया, कि इसमें एक या एक से ज्यादा ओव्यूल होता है। ठीक है, तो वही ये बात कह रहा है कि या तो एक ओव्यूल होगा या उससे ज्यादा होगा। तो आप दिमाग लगा सकते हो इस चीज में, अगर सीड एक है उसके पास, तो एक ही ओव्यूल था, क्योंकि ओव्यूल ही अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो गया, सीड में। ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया, सीड में। तो बेसिकली हुआ क्या, कि या तो उसके पास एक ही ओव्यूल होगा या उससे ज्यादा होंगे। तो वही ये लाइन आपको याद रखनी है, ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, क्लियर करना है इसको। द ओव्यूल इज अ मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल को ही हमने मेगास्पोरेंजियम बोला यहाँ पे। अगर बात करें हम मेल वाले पार्ट की, वहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम था, एंथर के अंदर चार स्ट्रक्चर बन रहे थे। अगर ये एंथर है, ऐसा एक बटरफ्लाई जैसा ही स्ट्रक्चर था, चार यहाँ पे बन रहे थे, बाहर इसकी बहुत सारी लेयर्स थी। ठीक है, बहुत सारी लेयर्स बन रही थी, एंडोथीलियम, ठीक है, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस, टेपेटम, मिडल लेयर्स, ये जो अंदर स्ट्रक्चर था, अभी मेल वाले से ही हम उसको कंपैरिजन करके देखेंगे ताकि हमें पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम होता क्या है, मेल और फीमेल के कुछ स्ट्रक्चर्स हम कंपैरिजन में पढ़ते हैं, हमें समझ आ जाता है उनका फंक्शन क्या है। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर है, पता होना चाहिए। फीमेल में, क्योंकि फीमेल का गैमेट कैसा होता है, लार्ज होता है, इमोटाइल होता है।
मेल का कैसा होता है, स्मॉल होता है और साथ में मोटाइल होता है। तो अभी हम क्योंकि फीमेल की बात कर रहे हैं, पहले ही बता दिया था मेगा, क्योंकि साइज इसका मेगा ही है ना, लार्ज गैमीट होता है, क्योंकि ये आइसोगैमी एंड आइसोगैमी ओगैमी में आपने पढ़ा होगा प्लांट किंगडम में, कि साइज जो होता है, साइज के बेसिस पे हमने बना रखे हैं माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। स्पोरेंजियम का मतलब होता है फ्रूटिंग बॉडी, जहां पे वो स्पोर्स बन रहे हैं, तो ओव्यूल में वही स्पोर्स बनेंगे, गैमीट बनेंगे, तो इसीलिए हमने उसको क्या बोल दिया, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का सिंपल मतलब क्या होता है, फ्रूटिंग, फ्रूटिंग बॉडी, जहां पे वो स्पोर्स बनते हैं, उनका एक सेंटर है कि यहाँ पे इस चीज का प्रोडक्शन होना है, फॉर्मेशन होना है। तो हमने ओव्यूल को क्या बोला, मेगास्पोरेंजियम। सराउंडेड बाय इंटेग्यूमेंट्स, इसके बाहर बहुत सारी कवरिंग होती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट इज इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स का मतलब सिंपल सा होता है लेयर, लेयर होता है इसका मतलब, या फिर साथ में कवरिंग, ठीक है, किसी चीज को कवर कर रहे हो तो बाहर इंटेग्यूमेंट्स है। कभी चने खाए, चने खाते हैं तो उसके बाहर छिलका होता है, दैट इज इंटेग्यूमेंट्स। ये पढ़ेंगे जब हम सीड डिटेल में पढ़ेंगे। तो वही बता रहा है, मेगास्पोरेंजियम के बाहर क्या है, इंटेग्यूमेंट्स, ये चीज पता होनी चाहिए। द ओव्यूल मतलब कि ओव्यूल के ही बाहर क्या है, बहुत सारे इंटेग्यूमेंट्स है। द ओव्यूल मैच्योर्स इनटू अ सीड, ओव्यूल ही आगे चल के सीड बनाता है ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड। इट इज ओवल, ओवल शेप का होगा, साथ में व्हाइटिश इन कलर, ये अपीयरेंस बता रहा है, व्हाइट कलर का होगा और साथ में कैसे, कैसा होगा, ओवल शेप का, राउंड शेप, है ना। अगर बात करें फीमेल, ह्यूमन फीमेल की भी बात करें तो उसमें भी क्या होता है, जो गैमीट का स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल होता है, राउंड। तो वही इसने बोला है कि मेगास्पोरेंजियम में भी जो ओव्यूल है वो कैसा है, ओवल शेप और साथ में व्हाइटिश कलर का। आगे आ जाओ, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल देखो, फ्यूनिकल का ये बहुत आता है 1 मार्क में, इंपॉर्टेंट है कि फ्यूनिकल क्या होता है। इसको ऐसे लिख लेना, फ्यूनिकल, FUNI, फ्यूनिकल, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, एनसीईआरटी से रीड करोगे तो उसमें भी दे रखा है इसका डेफिनेशन। द स्टॉक दैट जॉइंस द ओव्यूल एंड द प्लेसेंटा टुगेदर, ओव्यूल को खाना पीना नरिशमेंट देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्लेसेंटा, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, प्लेसेंटेशन होती है, वहां पे मटर की पढ़ी थी हमने, सनफ्लावर की पढ़ी थी, अलग अलग टाइप की प्लेसेंटेशन, सेंट्रल प्लेसेंटेशन, बहुत सारी, ठीक है। तो ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल को खाना देने के लिए कौन आ गई है यहाँ पे, प्लेसेंटा, ठीक है। लेकिन होगा क्या, हमें ये देखना है कि जो प्लेसेंटा के साथ अटैच हो रखा है, ठीक है, प्लेसेंटा के साथ अटैच हो रहा है ओव्यूल, लेकिन कौन से स्ट्रक्चर के साथ अटैच है, ठीक है। प्लेसेंटा को ओव्यूल से अटैच करने के लिए कुछ होना चाहिए ना। जस्ट इमेजिन कि कोई पेड़ है, उसके साथ ये पेड़ की टहनी मान लो और ये फ्रूट है, कोई फ्रूट है, तो फ्रूट को अटैच करने के लिए कुछ होना तो चाहिए वहां पे। जैसे कभी मटर छीली होगी तो मटर के दाने निकलते हैं, तो बीच में वहां पे कुछ होता है, तभी तो वो मटर के दाने हमें निकालने पड़ते हैं, वो जो एक अटैचमेंट है, दैट इज फ्यूनिकल, ठीक है। उसी को हम फ्यूनिकल बोलते हैं, जो कि प्लेसेंटा और ओव्यूल को अटैच करके रख रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रहनी चाहिए कि व्हाट इज फ्यूनिकल, a stalk that attaches the ovule with the placenta inside the ovary, that is funicle। नेक्स्ट पे आते हैं, देख लो थोड़ा स्ट्रक्चर देख लो, डायग्राम ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हाई डायग्राम है, स्कोरिंग पार्ट है ये, देख लो कैसा बना हुआ है, पूछ लेते हैं। अब ये एक स्ट्रक्चर है, दैट इज, अगर मॉर्फोलॉजी आपने अच्छे से पढ़ी है, देखो पूरा चैप्टर मॉर्फोलॉजी के अराउंड ही घूम रहा है ना, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, साथ में स्टिग्मा स्टाइल, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी, अगर आपने मॉर्फोलॉजी चैप्टर अच्छा पढ़ा है 11th का, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, कि सारी चीजें मॉर्फोलॉजी की टर्मिनोलॉजीज में आ रही है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो देखो स्टिग्मा, देन यू हैव द स्टाइल, देन यू द ओवरी, देन थैलेमस। ओवरी को जिस स्ट्रक्चर ने सपोर्ट कर रखा है, दैट इज थैलेमस, या फिर इसकी को हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं इस चीज को, दैट इज रिसेप्टिकल, कि या तो इसको हम थैलेमस बोलेंगे या फिर रिसेप्टिकल, 2 नेम्स हो सकते हैं यहाँ पे। और साथ में ये पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए रिसेप्टिकल है, रिसीव कर रहा है, ठीक है। ये हो गया क्लियर, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए क्या है, ये उसी का दे रखा है। हिबिस्कस फ्लावर का देख लो, ए का, कि डाइसेक्टेड फ्लावर है,
हिबिस्कस का फ्लावर लिया तुमने, जो गुड़हल का फ्लावर होता है, चाइना रोज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसको बेसिकली उसका डाइसेक्शन किया, फीमेल वाला पार्ट अलग कर दिया, मेल वाला पार्ट अलग कर दिया। 12th में करते हैं ये वाला डाइसेक्शन, ठीक है। पिस्टिल शो कर रहा है, साथ में फ्लारल पार्ट्स कुछ और अलग अलग कर दिए हमने। फ्लारल पार्ट्स कौन से अलग करें? सबसे पहले जब भी ये डाइसेक्शन तुमसे करवाते हैं, पहले उसकी पेटल्स को अलग करना पड़ता है, तभी हमको वहां पे स्टेमेंस दिखती है, तभी पिस्टिल्स दिखते हैं। तो वही ये कह रहा है, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है। देन यू हैव दिस स्टिग्मा, ये किसका बना हुआ है? बी डायग्राम पे आ जाओ, दैट इज मल्टी कार्पलरी की बहुत सारी कार्पल्स यहाँ प्रेजेंट है। सिंग कार्पस, जब आपकी सारी कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड है, जब अलग है दैट इज एपोकार्पस, और जब फ्यूज हो रखी है दैट इज योर सिंग कार्पस। सिंग कार्पस आपकी पिस्टिल की एक कंडीशन को बता रहा है कि कैसे वो प्रेजेंट है फ्लावर में। पेपेवर एग्जाम्पल याद रहना चाहिए कि अब तुम्हें ये चीज पता चल गई कि जो मल्टी कार्पलरी, जो सिंग कार्पस पिस्टल होता है, वो किसमें होता है? पेपेवर। पेपेवर कौन है? पेपेवर सोमनीफेरम, नाम सुना होगा इसका, ठीक है, पॉपी प्लांट, ठीक है, पेपेवर। देन यू हैव द सी पार्ट। सी पार्ट में देख लो, यहाँ पे दिख गया ना, सारे स्टिग्मा के ऊपर जितनी भी यहाँ पे कार्पल्स है, ये आपस में फ्यूज हो रखी है। यहाँ पे देखो स्टिग्मा में सारी अलग है, इसलिए ये सिंग कार्पस नहीं है। जब आपस में फ्यूज है दैट इज सिन। सिन का मतलब होता है आपस में फ्यूज हो गई कोई स्ट्रक्चर। देन यू हैव द सी पार्ट। सी पार्ट में बहुत सारी कार्पस दिख रही है, मल्टी कार्पलरी ये भी है, लेकिन ये एपोकार्पस है। दो पता चल गया, मल्टी कार्पलरी में दो आ गए, दैट इज सिंग कार्पस एंड एपोकार्पस। एपोकार्पस गायनोशियम किसमें है? माइसीलिया में। ये मैं लिख दूंगी कि कैसे है, आप नोट भी कर सकते हो। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, पहले ये सारा लिख लेते हैं एक बार। हिबिस्कस क्लियर हो गया, हिबिस्कस के फ्लारल पार्ट्स दिखा रहा है। देन एक बार देख लो, लिख देती हूँ ये साइड में, जो बेसिकली मल्टी कार्पलरी स्ट्रक्चर है, जहां पे कार्पल्स बहुत सारी है, दैट इज मल्टी कार्पलरी स्ट्रक्चर, ठीक है। एक मिनट, क्या हो कैसे, ठीक है। तो मल्टी कार्पलरी का मतलब है बहुत सारी कार्पल्स वहां प्रेजेंट है। जब भी बहुत सारी कार्पल्स प्रेजेंट है तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो आपस में फ्यूज रहे या फिर फ्री रहे। अगर फ्यूज है दैट इज सिंग कार्पस केस, जो कि किस में प्रेजेंट है? पेपेवर में। और अगर मल्टी कार्पलरी है और साथ में क्या है कि फ्री हो रखी है, फ्यूज नहीं है, ठीक है, कॉलोनी में प्रेजेंट नहीं है, फ्यूज नहीं हो रखी, फ्री है सारी, एक एक आप अलग कर सकते हो। जैसे यहाँ के केस में आप एक एक को अलग कर सकते हो, दैट इज योर एपोकार्पस कंडीशन, ठीक है। एग्जाम्पल याद रहना चाहिए कि मल्टी कार्पलरी सिंग कार्पस कंडीशन पेपेवर में होती है, और मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस कंडीशन किस में होती है? माइसीलिया में, ठीक है। ये क्लियर हो गया। देन अब डी वाला डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बहुत आता है, 5 मार्क्स में ये जरूर आता है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन इस चीज को कर लो प्लीज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। अब ओव्यूल तो पता है सबको, लेकिन एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है? देखो, अगर आप ज्यादा इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है कि एनाट्रोपस एक कंडीशन बता रहा है कि ओव्यूल कैसे प्रेजेंट है, ठीक है। ओव्यूल ऐसे जैसे डायग्राम बना रखे है ना, जो मेन कंडीशन ऐसी होती है ओव्यूल की। मान लो ये ओव्यूल है, दिस इज योर स्टिग्मा, दिस इज योर स्टाइल, दिस इज ओवरी। ओव्यूल यहाँ प्रेजेंट होगा किसके मीन्स से? बाय द मीन्स ऑफ फ्यूनिकल प्लेसेंटा, ऐसे प्रेजेंट होगा। अब क्या है, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड होता है, ऊपर चैलेजल एंड होता है। लेकिन जब एनाट्रोपस जो एनसीईआरटी में बना हुआ है, ये उल्टा डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे अगर माइक्रोपाइलर एंड इधर है ना, तो इसको इन्होंने ऊपर कर दिया है, उल्टा बना दिया, दैट इज एनाट्रोपस। उसका मतलब है कि जो उल्टा ओव्यूल यहाँ पे बनाया है, जिस लोकेशन में प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? एनाट्रोपस। ये पता होना चाहिए व्हाट इज एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। तो डायग्राम अच्छे से देख लो, क्योंकि ये हाई डायग्राम है, 5 मार्क्स में जरूर आता है, ठीक है। अंदर क्या प्रेजेंट है देख लो, माइक्रोपाइलर एंड इधर प्रेजेंट है। देन फ्यूनिकल प्लेसेंटा के साथ अटैच करने के लिए है हाइलम। हाइलम जहां से वो स्ट्रक्चर प्रोट्रूड कर रहा है। अगर बात करें आप अपने लंग्स के केस में, तो लंग्स में भी हाइलम वाला केस होता है, जहां से वो स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसमें हम एक्सचेंज के लिए जो स्पेस दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं हाइलम। देन माइक्रोपाइलर पोल,
ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेजेंट होगा बाहर की इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, दिस इज आउटर इंटेग्यूमेंट, दिस इज इनर इंटेग्यूमेंट। जो बाहर की कवरिंग है दैट इज आउटर इंटेग्यूमेंट, अंदर की है दैट इज इनर इंटेग्यूमेंट। फिर जब बाहर ये फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज न्यूसेलस। आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ जब सीड फ्रूट बन जाते हैं तो उसमें न्यूसेलस रह जाता है कुछ में, जैसे कि आपने देखा होगा जो काली मिर्च होती है, ब्लैक पेपर वगैरह, ठीक है, तो न्यूसेलस कुछ में रह जाता है, तो वो चीज भी हम पढ़ेंगे कि उसको क्या बोलते हैं, पूरी उसमें टर्मिनोलॉजी दे रखी है। फिर साथ में ये रहा अंदर और क्या है, दैट इज एब्रियोसेक। एक मिनट, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक, जो उसके अंदर प्रेजेंट है, ये एम्ब्रियोसेक हो गया। और साथ में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इनर इंटेग्यूमेंट कौन सा है, आउटर इंटेग्यूमेंट। देन ये अच्छे से पढ़ लेना, फ्यूनिकल क्या होगा, साथ में माइक्रोपाइल। पूरा खेल ही यहाँ पे माइक्रोपाइल और चैलेजल एंड का है, नीचे इन्होंने बना दिया चैलेजल एंड। अब इसको उल्टा कर दो, चैलेजल एंड ऊपर होता है, माइक्रोपाइलर एंड नीचे होता है, क्योंकि जब पॉलन ट्यूब बनती है ना, जब पॉलन ट्यूब बनती है यहाँ पे, मान लो कोई पॉलन ग्रेन आया, जर्मिनेट हुआ और ये पॉलन ट्यूब बनी, तो वो नीचे से जाती है। तो माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइल एक पोर होता है जहां से जो पॉलन ट्यूब है वो एंटर कर सके, माइक्रोपाइलर पोल, ठीक है, वो वहां पे एंटर कर सके। तो एक हमें ओपनिंग चाहिए माइक्रोपाइल जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर होना चाहिए, पूरा जो स्ट्रक्चर हमने उल्टा कर दिया है, जो एक लोकेशन है, एक कंडीशन है कि ओव्यूल कैसे प्रेजेंट है इनसाइड द एंजियोस्पर्म, उसी को हम बोलते हैं एनाट्रोपस कंडीशन, ठीक है। एनाट्रोपस के बारे में अगर आपको और डिटेल्स जाननी है तो आप वो भी चीजें अपना ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए कि एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम कैसे होता है, क्योंकि एग्जाम में वही पूछा जाता है। क्लियर हुआ, तीनों डायग्राम्स क्लियर हो गए। ये हाई यील्ड डायग्राम है, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना प्लीज, ठीक है। क्लियर हो गया। अब थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ते हैं, दैट इज हाइलम। बताया मैंने जैसे कि लंग्स होते हैं हमारे, तो लंग्स में भी एक हाइलम वाला पार्ट है कि वहां से बनना स्टार्ट हो रहा है, और वहां पे हम एक्सचेंज, एक कहते हैं ना जैसे कमरा है, तो कमरा का जैसे कमरे का दरवाजा है, तो उसी को हम हाइलम बोलते हैं, जहां से उसका एक्सचेंज हो पा रहा है, ठीक है। तो ये लंग्स में भी प्रेजेंट है, हर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। जो भी स्ट्रक्चर कहीं से अटैचमेंट ले रहा है ना, कि जैसे लंग्स ट्रैकिया से डिवाइड हो रहा, प्रिंसिपल ब्रोंकस से होना स्टार्ट कर रहा है, तो वहां पे ये हाइलम प्रेजेंट होता है। तो उसी से हम कंपेयर कर सकते हैं इस ओव्यूल वाले स्ट्रक्चर को, कि हाँ यहाँ पे ओव्यूल हाइलम प्रेजेंट है। हाइलम में क्या हो रहा है, द पॉइंट एट विच द फ्यूनिकल अटैचेस टू द ओव्यूल। फ्यूनिकल ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच कर रहा है, लेकिन खुद भी तो कहीं से ओरिजिन लेगा, है ना, खुद भी तो कहीं से ओरिजिन ले रहा है। तो बेसिकली हाइलम वही पार्ट है जहां से पहले फ्यूनिकल निकल रहा है, फिर वो प्लेसेंट ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच कर रहा है। क्लियर हो गया, व्हाट इज हाइलम, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ ले, ये पूरी लाइन दे देंगे आपको, फिर एमसीक्यू में पूछ लेंगे कि स्ट्रक्चर को बोला क्या जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। The fusion of the funicle with the body of the ovule results in the formation of a raphe ridge। होता क्या है, कभी कभी जैसे ओव्यूल ये प्रेजेंट है ओवरी के अंदर, ठीक है, तो ओवरी हो गई है और ये आपकी ओव्यूल हो गई, ठीक है। तो पहले ओवरी है, ओव्यूल उसके अंदर है। अब बेसिकली फ्यूनिकल मान लो कहीं से निकल रहा है, प्लेसेंटा से अटैच कर रहा है, ऊपर प्लेसेंटा से मान लो अटैच कर रहा है और ये अटैच है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो बेसिकली फ्यूनिकल है वो ओव्यूल के रिज के साथ ना ओवरलैप कर जाता है, एक फ्यूजन हो जाता है दोनों का। तो वहां पे जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, राफे। राफे ये ह्यूमन बॉडी में भी एक स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही प्रेजेंट है कि फ्यूजन दोनों का हो गया, तो राफे यहाँ पे बन गया, रिज बन गया एक, ठीक है। दिस इज नोन एज राफे, कि दोनों का फ्यूजन हो गया है, किसका, फ्यूनिकल का विद द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल की बॉडी, क्योंकि बेसिकली वो दोनों अटैच कर रहे हैं, तो अटैचमेंट होने के लिए कुछ होना चाहिए ना वहां पे, तो एक जंक्शन बन जाता है, एक फ्यूजन हो जाता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, राफे। The nucellus is a parenchymatous tissue। अब बताती है पूरे स्ट्रक्चर में हमने हाइलम पढ़ लिया, फ्यूनिकल पढ़ लिया, एनाट्रोपस ओव्यूल ही पढ़ रहे हैं, है ना। थोड़ा अभी उसका मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं कि देखने में है क्या, ताकि हम आगे उसके अंदर की प्रोसेस पढ़ सके। हमें यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं पूरे स्ट्रक्चर को, ताकि हम मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में और डिटेल में समझ सकें। अब बेसिकली हो क्या रहा है, न्यूसेलस होता है,
जो कि पैरेनकाइमेटस टिश्यू है, नॉर्मल सा एक टिश्यू है। पैरेनकाइमेटस एक ऐसा टिश्यू है जो कि आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाता है, सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू होता है पैरेनकाइमेटस। तो वही है, पैरेनकाइमा के सेल्स होते हैं इसके अंदर, दैट इज इक्विवेलेंट टू द मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम की तरह ही बिहेव कर जाएगा कभी कभी, यानी जब ओव्यूल के अंदर के सेल्स डिवाइड नहीं भी कर रहे होंगे तो हो सकता है कि न्यूसेलस के सेल्स ही आके पीएमसी बना ले, प्राइमरी मेगास्पोर मदर सेल, या फिर एमएमसी बना ले, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो इधर के सेल्स ही आके मेगास्पोरेंजियम की तरह काम करेंगे। द न्यूसेलस कैन बी थिन और थिक, कैसे भी हो सकती है, थिन भी हो सकती है कुछ में थिक भी हो सकती है। ठीक है, तो वही आपको किसके बारे में बता रहा है, न्यूसेलस के बारे में। ये न्यूक्लियस नहीं है, डोंट इसको कंफ्यूज मत करना तुम न्यूक्लियस के साथ। न्यूसेलस इज डिफरेंट थिंग, न्यूक्लियस इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, न्यूसेलस सिर्फ क्या है, एक सेल, एक टिश्यू है, सिर्फ एक टिश्यू प्रेजेंट है, एक सेल का एग्रीगेशन प्रेजेंट आ गया। ठीक है, चैलेजा रेफर्स टू द ओरिजिन ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, जहां से इंटेग्यूमेंट्स बेसिकली निकल रहे हैं, दैट इज योर चैलेजल एंड। ठीक है, तो चैलेजा बेसिकली क्या है, इट रेफर्स टू द ओरिजिन ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। यहाँ से बेसिकली इंटेग्यूमेंट्स निकल रहे हैं, जहां से ओरिजिन हो रहा है इंटेग्यूमेंट्स का, दैट इज योर चैलेजल एंड। नीचे से निकल रहे थे ना, डायग्राम में देख लेते हैं एक बार, व्हाट इज चैलेजा। देखो, इधर से इंटेग्यूमेंट्स निकलना चालू होते हैं। अगर बात करें ये इनर वाला था, ये आउटर वाला था, तो ऐसे निकलते हैं, यहां से बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, चैलेजा। थोड़ी घिचपिच हो गई है डायग्राम में, चेक कर लेना एक बार। दिस इज चैलेजा, कि जहां से इंटेग्यूमेंट्स, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स क्या कर रहे हैं, ओरिजिनेट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, क्लियर हो गया इतना डायग्राम, आगे आ जाओ। एट द अपोजिट एंड ऑफ द इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स की अपोजिट एंड पे, फ्रॉम द चैलेजल एंड, इंटेग्यूमेंट्स के अपोजिट एंड पे, ठीक है, देयर इज अ पोर माइक्रोपाइल, इट इज द टर्म फॉर इट, माइक्रोपाइलम उसको यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं। इंटेग्यूमेंट्स जहां से बन रहे हैं ऊपर तक तो जाएंगे, लेकिन एक जगह पे आके वो इंटेग्यूमेंट्स बंद हो जाते हैं, खत्म हो रहे हैं। देखो डायग्राम में एक बार, चैलेजल एंड पे हो रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है इस वाले पोर्शन में, दैट इज योर माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड बोल रहे हैं। टर्म क्या बोला हमने, माइक्रोपाइल, जहां से वो पोर खुला हुआ है और वहां पे कोई भी इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है, ओपनिंग है, तभी तो पोलन ट्यूब अंदर जाएगी। ठीक है, द डेवलपिंग एम्ब्रियो सेक मे बी नरिश्ड बाय द इनर रीजन ऑफ द इंटेग्यूमेंट। जब अंदर से एम्ब्रियो सेक मैच्योर होना स्टार्ट होता है, बड़ा होना स्टार्ट होता है, तो उसे खाना कौन देगा, जो इनर इंटेग्यूमेंट है, अंदर की लेयर उसे नरिश करना स्टार्ट करती है। इट इज नोन एज एंडोथीलियम, इसी को हम एंडोथीलियम बोल रहे हैं। अंदर वाली लेयर के लिए हमने क्या नाम रख दिया, एंडोथीलियम। पहले ही बता दिया था कि जो लेयर अंदर प्रेजेंट है, मान लो दो लेयर्स है, दिस इज इनर, एक मिनट, डायग्राम थोड़ा बर्बाद हो गया ये ठीक है, देख लो एक बार, मान लो दो लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है और बाहर ऐसे प्रेजेंट है, तो दिस इज योर इनर इंटेग्यूमेंट, जो कि क्योंकि एम्ब्रियो सेक बिल्कुल कांटेक्ट में है, तो इसको खाना देना कौन स्टार्ट करेगी, इनर इंटेग्यूमेंट, जो फूड देगी। ठीक है, इंटेग्यूमेंट दैट इज योर एंडोथीलियम, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंडोथीलियम। ठीक है, दिस इज योर एंडोथीलियम। क्लियर हुआ? देखो आगे चल के, एंडोथीलियम पूरा क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यूटिकल कवर्स द आउटर रीजन ऑफ ईच इंटेग्यूमेंट एंड द न्यूसेलस। अब न्यूसेलस के बाहर कोई कवरिंग चाहिए, साथ में इंटेग्यूमेंट्स के बाहर भी कुछ कवरिंग चाहिए हमको, दैट इज योर क्यूटिकल। क्यूटिकल सिर्फ नॉर्मल सी एक स्किन है जो कि सिर्फ कवर करने का काम करिए, कवरिंग का काम करिए, दैट्स इट। क्लियर हो गया, व्हाट इज एंडोथीलियम, व्हाट इज क्यूटिकल। आगे आओ, द इंटेग्यूमेंट्री सेल्स ऑफ द कैस्टर बीन रिसिनस, ये कैस्टर बीन का एग्जांपल दे रखा है कि इसके जो इंटेग्यूमेंट होते हैं, इंटेग्यूमेंट के सेल्स जो होते हैं, प्रोलिफरेट एट द माइक्रोपाइलर रीजन। जो माइक्रोपाइलर रीजन है वहां पे ये प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर जाते हैं। जस्ट इमेजिन कि मैंने क्या बोला था कि वहां पे इंटेग्यूमेंट तो होता ही नहीं है, लेकिन रिसिनस जो कैस्टर बीन है उसके केस में क्या है कि वहां पे प्रेजेंट है, वहां पे सेल्स प्रोलिफरेट कर गए, किसके, इंटेग्यूमेंट्स के। दिस रिजल्ट्स इन अ स्ट्रक्चर नोन एज कैरेंकल, तो वहां पे क्या बन जाता है,
क्योंकि वहां के सेल, वहां पे उसे अपसेंट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन वहां पे उसने प्रोलिफरेशन की और एक स्ट्रक्चर बना लिया, दैट इज नोन एज कैरेंकल। इसको कैरेंकल बोलते हैं। इट सर्व्स टू पर्पसेस। अब देखो कैरेंकल का काम क्या है, ठीक है, कैरेंकल जो बना है वहां पे वो उसके यूजेस क्या है, क्यों बन रहा है कैस्टर बीन में, देखो। इट अब्सॉर्ब्स वाटर एंड प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन। अब वहां पे एक स्ट्रक्चर बन गया तो ऑब्वियसली वो अब्सॉर्प्शन का काम कर सकता है, तो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, वाटर को अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। बिकॉज इट इज मेड ऑफ अ शुगरी सब्सटेंस। किससे बना है, मैंने क्या बोला, सेल का प्रोलिफरेशन हुआ है, सेल का प्रोलिफरेशन हुआ है तो ऑब्वियसली अच्छे खासे न्यूट्रिएंट लेके आएगा वो तो, है ना। तो शुगरी सब्सटेंस होगा, सेल तभी जर्मिनेट कर सकता है जब उसके पास कोई शुगरी सब्सटेंस है। तो वही बता रहे हैं कि एक शुगरी सब्सटेंस से बना है, एंड्स डिस्पर्स द सीड्स। तो क्योंकि इसमें शुगर होगा तो ज्यादा चांसेस होती है कि जो चींटियां हैं वो इसको लेके डिस्पर्स कर दे। हमें सीड्स को कैसे हम उसका एक्सपोजर कर सकते हैं, कैसे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होता है, इंसेक्ट्स, एनिमल्स कोई होना चाहिए, एंट्स वगैरह, फॉरेस्ट में खुद से थोड़ी उड़ के चले जाएंगे सीड्स, तो उसका डिस्पर्सल करने के लिए हमारे पास कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए उसके पास शुगरी सब्सटेंस होता है, इसीलिए उसका डिस्पर्सल इजी हो जाता है, तो इट हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल। सी डिस्पर्सल में हेल्प करेगा थ्रू एंड्स या फिर जो भी एक कोई भी ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि शुगर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कैरेंकल क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया ये नॉर्मल ऑलमोस्ट। तो अभी तक हमने सारे स्ट्रक्चर्स बहुत डिटेल में पढ़ लिए हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि गेमीट बनता कैसे। अगर बात करें फीमेल में हमने पूरा पढ़ लिया, मेगास्पोरेंजियम होता है, ओव्यूल, ओवरी, इंटेग्यूमेंट्स, एंडोट्रोपस ओव्यूल बनता है, लेकिन गैमीट बनेगा कैसे, गैमीटोजेनेसिस होगी कैसे, वो स्टार्ट करते हैं। दैट इज योर मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर बनाना है यहाँ पे। तो देखो क्या होगा यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जैसा ही होगा, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे डिफरेंट है। जैसे वहां पे क्या था कि एक ही सेल बार बार टेट्राड बना रहा था, फिर वो चार अलग हो जा रहे थे, चार पॉलन ग्रेन बन रहे थे हैप्लॉइड। यहाँ पे चार बनेंगे लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही है जो आगे सर्वाइव कर पाएगा, जो तीन होते हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं इधर। ये प्लांट किंगडम में भी आपने पढ़ा होगा। Megasporogenesis refers to the process of producing megaspores from megaspore mother cell. मेगास्पोर मदर सेल आएंगी पहले और उससे कौन बनेगा, मेगास्पोर्स। कुछ प्रोसेसेस मेगास्पोर मदर सेल करेंगी, मियोसिस माइटोसिस जो भी है, ठीक है, और फिर वो क्या बनाएंगी, मेगास्पोर्स, ठीक है। वो पता होना चाहिए उसकी प्लॉइडी क्या होगी। देखो देखो, ओव्यूल्स कॉमनली फॉर्म अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द न्यूसेलर माइक्रोपाइलर रीजन। जो माइक्रोपाइलर रीजन है वहां पे सिर्फ क्या करता है, जो न्यूसेलस के सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट नहीं कर रहे हैं, बेसिकली क्या करते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनमें से ही कोई सेल आके मेगास्पोर मदर सेल का काम कर ले, उनमें से कोई एक पेरेंट बन जाए इनका, ठीक है। तो वहीं से कुछ सेल्स आएंगे जो कि ये रोल निभाने के लिए एलिजिबल एलिजिबल होंगे और साथ में एमएमसी का काम करेंगे। इट्स अ बिग सेल विद अ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म। अब क्या उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, बहुत सारा साइटोप्लाज्म चाहिए, बहुत सारा न्यूक्लियस चाहिए। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज नॉट न्यूसेलस। तो वही ये कह रहा है कि बहुत सारा साइटोप्लाज्म उसको चाहिए, है ना, नरिशमेंट मटेरियल बहुत सारा चाहिए। तो वही साइटोप्लाज्म बहुत सारा हो गया, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि इसको डिवीजन करनी है। जब भी किसी सेल को डिवीजन करनी होती है उसके पास बहुत सारा मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। तो वही ये कह रहा है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म होना चाहिए, बहुत सारा न्यूक्लियस होना चाहिए, ठीक है। अब आगे आते हैं, द एमएमसी गोज थ्रू मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर्स। समझ आया कि जो एमएमसी है उनमें क्या होगा, मियोसिस होगा, ताकि क्या बना सके, वो 4 मेगास्पोर बना सके। हमको 4 मेगास्पोर बनाने हैं, इसीलिए एमएमसी में क्या होगा, मियोसिस होगा। क्लियर हो गया। अगर कोई डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, एमएमसी कैसा है, न्यूसेलस की प्लॉइडी क्या होगी, सोचो, एक मिनट, व्हाट हैपेंड, हाँ, व्हाट इज दिस, ओहो, हाँ, अगर बात करें न्यूसेलस की, तो मैंने क्या बोला, न्यूसेलस के ही कुछ सेल्स माइक्रोपाइलर एंड पे आके एमएमसी का काम करने लग जाते हैं। तो न्यूसेलस के हमें सेल चाहिए तो वो एमएमसी का काम करेंगे। एमएमसी की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड हो गई। अब डिप्लॉइड में क्या होगी, मियोसिस हो जाएगी, मियोसिस से 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे, 4। क्लियर, 4 एन, रुको ये गलत लिख दिया मैंने तुम्हें,
इसको ऐसे मत लिखना। फर्स्ट इसमें मियोसिस होगी जो एमएमसी है, एमएमसी विल अंडरगो मियोसिस, ठीक है, मियोसिस की स्पेलिंग ठीक कर लेना। एंड यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, चारों एन। आया समझ? एमएमसी कहाँ से आया? मेल वाले में तुम्हें क्लियर है, माइक्रोस्पोरेंजियम के कुछ सेल्स स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स एमएमसी की तरह काम करने लग जाते हैं। यहाँ पे कहाँ से आया? तो यहाँ पे बेसिकली माइक्रोपाइलर रीजन के आसपास जो भी न्यू सेल्स प्रेजेंट है उधर के सेल्स क्या कर रहे हैं, आके डिप्लॉइड सेल का काम करेंगे, एमएमसी का काम करेंगे, मेगास्पोर मदर सेल का काम करेंगे, उनमें मियोसिस होगी और 4 हैप्लॉइड सेल यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। In most flowering plants, only one of the megaspores is active. पता ही था कि 4 बनते हैं, 4 बच्चे बनते हैं वहां पे हैप्लॉइड, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही वर्क करता है। जैसे कि क्या हो रहा था, अगर यहीं पे हो जाता तो 4 हैप्लॉइड बन जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फीमेल में केस बिल्कुल अलग है। फीमेल में क्या होता है, 4 हैप्लॉइड सेल बनते जरूर है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक एक्टिव होता है। जस्ट इमेजिन 4 बन गए डिप्लॉइड से, दिस इज टेट्राड स्ट्रक्चर वहां पे भी बना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो 3 है दे डीजनरेट, और जो ये वाला है सिर्फ यही आगे कंटिन्यू करता है प्रोसेस को। ठीक है तो ये भी हैप्लॉइड। ठीक है, समझ आया? सिर्फ मेगास्पोर 4 में से सिर्फ एक ही एक्टिव होगा, द अदर 3 हैव डिवॉल्व। जो 3 होंगे वो डीजनरेट कर जाएंगे, जो ये 3 थे यहाँ पे क्या कर गए, दीज 3 डीजनरेट, ये खत्म हो जाते हैं, और जो एक स्पोर है सिर्फ वही आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। ठीक है, ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर कैन मैच्योर इनटू अ फीमेल गैमेटोफाइट। जो मैच्योर वाला ये वाला होता है सिर्फ यही डेवलप कर पाएगा, किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में। सिर्फ ये डेवलप कर पाएगा किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में। देख लो, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जब एक ही स्पोर से पूरा ही डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये पूछते हैं, refers to the formation of an embryo sac from a single megaspore। यही सिंगल मेगास्पोर, अभी हम इन पूरी प्रोसेस में देखेंगे, एक सिंगल मेगास्पोर होगा, उसी से पूरा एम्ब्रियो सैक बन जाएगा, दैट इज योर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, याद रख लेना, इजी है। अगर आपने एक बार कोई गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया, जैसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्लियर है, मियोसिस माइटोसिस क्लियर है, एमएमसी क्या होता है, हैप्लॉइड बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा, अगर वो चीजें आपको क्लियर है तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये इजी है आपके लिए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक पे आ जाते हैं, क्योंकि हमें मेगास्पोरोजेनेसिस में यही देखना है कि एम्ब्रियो सैक कैसे बनना है। एम्ब्रियो सैक के अंदर ही पॉलन ग्रेन जाएगा, जो माइक्रोस्पोर्स है वो जाएंगे, मेल गैमेट्स जाएंगे और फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये एम्ब्रियो सैक जो हम पूरे चैप्टर में गा रहे हैं कि भाई एम्ब्रियो सैक बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है, ये होता क्या है और कैसे बनता है, देखो इसे जल्दी से। माइटोसिस occurs in the nucleus of the functional megaspore। एक फंक्शनल मेगास्पोर बना था ये वाला, बाकी 3 तो मर गए थे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ कि इसी में क्या होना लग गया, माइटोसिस। माइटोसिस मतलब कि क्या होगा, इसका सेल डिवाइड करता चला जाएगा। ठीक है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियस बनेंगे। पहले माइटोसिस हुआ तो 2 न्यूक्लियस बन गए, मान लो ये स्ट्रक्चर बन गया, दिस इज एक ही सेल है, न्यूक्लियस 2 हो गए। ठीक है, दे शिफ्ट टू अपोजिंग पोल्स, दोनों अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। एज अ रिजल्ट 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर आ गया, 2 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट हो गया कि दोनों अपोजिट पोल्स पे चले गए, 2 न्यूक्लियस है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 2 न्यूक्लिएटेड। क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। There are 2 more sequential mitotic nuclear division, दोबारा 2 होंगे, तो अगर दोबारा sequential division होगा, कहने का मतलब है न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगी अभी, इसीलिए उसी में बनना है, साइटोकाइनेसिस किसी में नहीं हो रही है। तो अब इसमें क्या है, दोबारा होगा, तो दोबारा ऐसे 2 बार न्यूक्लियस और डिवाइड कर जाएगा, न्यूक्लियर डिवीजन दोबारा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली लिख लो, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएटेड देन 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। पहले मैंने बताया 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज बनी, फिर दोबारा न्यूक्लियर डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। ठीक है, तो दोबारा क्या बनेगा, 8 सेल्स बन जाएंगे, 1 2
3 4 5 6 7 8। तो ये 4 न्यूक्लिएटेड हो गया और ये 8 न्यूक्लिएटेड हो गया। ये पूरा बनाना है जब भी आप इसे बनाओगे, क्योंकि सिर्फ एक, अब देखो पूरा एक ही स्पोर से, स्टार्टिंग में एक ही था, एक सिंगल स्पोर है, पूरा एक सिंगल स्पोर है, सिंगल मेगा स्पोर है, उसी से पूरी प्रोसेस कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, तो बन गया एम्ब्रियो सेक। सेल वॉल डेवलपमेंट डज नॉट अकर, सेल वॉल डेवलपमेंट साथ के साथ अकर नहीं करेगी, नहीं बनेगी इमीडिएटली आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो यही होता है कि न्यूक्लियस करवा दिया लेकिन सेल वॉल डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ गई है किसकी, एम्ब्रियो सेक की। क्लियर हो गया। सेल वॉल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द 8th न्यूक्लिएट स्टेज, जब 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ गई तब उसके बाद क्या बनना है, यहाँ पे सेल वॉल बनेगी। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक। अब यहाँ पे एम्ब्रियो सेक बन जाएगा। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर एनकेस्ड इन सेल। अब यहाँ पे कितने बन गए थे, मान लो ये है, 2 ऊपर है, सॉरी सॉरी, एक मिनट, लेट्स क्लियर इट। देख लो, जैसे मान लो ये आपका स्ट्रक्चर, अभी नॉर्मली बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है, 8 न्यूक्लियस यहाँ पे रहेंगे, 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, और साथ में क्या कह रहा है ये कि डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हो गया लेकिन सेल डिवीजन नहीं हुआ है, सेल डिवाइड नहीं करा है, सेल का डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। तो अब क्या होगा, जब सेल वॉल बननी स्टार्ट होगी, सेल वॉल कब बनेगी, जब 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपका सेल वॉल का डेवलपमेंट कब स्टार्ट हो रहा है, जब बेसिकली 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ गई है, वहां पे 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो वो कह रहा है कि पहले क्या होगा, पहले जो उसमें से 6 न्यूक्लियस है उनके पास सेल आना स्टार्ट होता है, उनके पास सेल वॉल आनी स्टार्ट होती है। तो वही कह रहा है कि 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई है ना आर इंकेस्ड इन सेल वॉल्स। पहले उनके पास 8 हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, उनमें से 6 के पास पहले सेल वॉल आनी स्टार्ट होगी। देख लो एक बार कैसे होता है जब सेल वॉल डेवलपमेंट होता है। डायग्राम भी प्रेजेंट है, डायग्राम में भी देख सकते हो, देखो ये पूरा बना हुआ है। ठीक है, तो देख लो एक बार, अब बना लेते हैं एक बार पूरा स्ट्रक्चर, सॉरी, हाँ जी। तो बेसिकली मान लो कितने सेल्स हैं, ऊपर 2 सेल दे देते हैं, नीचे 3 सेल दे देते हैं, 2 साइनर्जिड्स होते हैं, साथ में एक आपका एक्स सेल होता है, 2 इधर सेल हो गए, 2 और 3 5 हो गए, 8 सेल्स चाहिए ना आपको। हाँ ओके, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, 3 ऊपर दे देते हैं, ठीक है, और 2 इधर, 3, तो बेसिकली 3 सेल्स इधर हो गए, 3 सेल्स इधर हो गए, सॉरी 3 न्यूक्लियस इधर हो गए। तो बेसिकली 6 के पास यहाँ पे ये वाला डायग्राम आपको बनाना है कि जो 6 यहाँ पे न्यूक्लियस है उनके पास क्या आ जाएगी, सेल वॉल आ जाएगी। पहले स्टार्ट कब हो रही है, जब 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, ठीक है, तो उनमें से जो 6 न्यूक्लियस है उनके पास अपनी सेल वॉल आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स, वो बना लेते हैं। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई आर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई। अब जो 2 बच गए हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे जो प्रेजेंट है दैट इज नोन एज, इसको बनाना मत, इसको बोल दे रहा तुम पोलर न्यूक्लियाई, इसे मैंने राउंड करा है, ठीक है, सेल बनाया नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर हुआ। दे आर फाउंड इन द लार्ज सेंट्रल सेल, बहुत बड़ा सेल प्रेजेंट है, जस्ट बीनीथ द एग एपरेटस, एग एपरेटस के नीचे प्रेजेंट है। 3 cells are found together at the micropylar end, they make up the egg apparatus। ये पूरा एग एपरेटस बना हुआ है, बना, इसको बता देती हूँ मैं तुम्हें, ये रहा पूरा, ऊपर चैलेजल एंड यहाँ पे है, ये ऊपर ही होता है, इस वाले डायग्राम को रेफरेंस के लिए रखना। देन दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, पोलन ट्यूब यहाँ से आती है, तो ये पूरा जिसका है इसको हम बोलते हैं 2 साइनर्जिड्स यहाँ प्रेजेंट है, साथ में एक एक्सेल प्रेजेंट है, पूरे को हम क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। इसको हम एग एपरेटस बोलते हैं। 2 साइनर्जिड्स, और साइनर्जिड्स के नीचे क्या है, फिलीफॉर्म अपैरेटस, अभी बताती हूँ ये क्या काम करते हैं। ठीक है, फिर साथ में ये सेंट्रल सेल, पूरा सेल जो प्रेजेंट है, पोलर न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट है, इनके पास सेल वॉल नहीं है अभी, सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है।
सेंट्रल सेल मतलब समझो बहुत बड़ा स्पेस है, वहां पे पोलर न्यूक्लियाई अभी लाई कर रही है, क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं आई है। बोला ना कि 8 न्यूक्लियस में से हमारे पास 6 न्यूक्लियस के पास सेल वॉल आई है, 2 के पास नहीं है, दैट दे आर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई। ऊपर क्या होता है, 3 एंटीपोडास। जब भी बनाओगे ऐसे याद रख लेना, 3 2 3, ऐसे बनाना स्ट्रक्चर, याद रहेगा। क्लियर हो गया? ऊपर 3 सेल बना देना, नीचे 3 सेल बना देना, बीच में 2 सेल बना देना। ऊपर 3 एंटीपोडास होंगे, नीचे 2 साइनर्जिड, 1 एग। और बेसिकली जो एक एग सेल और 2 साइनर्जिड है, उसके हम कंपोजिशन को क्या बोल रहे हैं, एग एपरेटस। बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, किस में प्रेजेंट है वो, सेंट्रल सेल में। क्लियर हो गया? देखो ये पूरा लिखना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब भी आता है। क्लियर हो गया? सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है, एग एपरेटस के पास ही होते हैं ये, और 3 सेल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे। माइक्रोपाइलर एंड पे कौन सा बन रहा है आपका, एग एपरेटस। ठीक है, चैलेजल एंड का पता होना चाहिए, माइक्रोपाइलर एंड का पता होना चाहिए। द एग एपरेटस कंप्राइजेस 2 साइनर्जिड्स, 2 साइनर्जिड्स हैं वहां पे, एंड 1 एग सेल। ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस ये इंपॉर्टेंट है। फिलीफॉर्म एपरेटस के बारे में देख लो क्या होता है, साइनर्जिड्स के नीचे प्रेजेंट है, दिखा देती हूँ डायग्राम में। ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं। आर स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग्स होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, कहाँ, माइक्रोपाइलर टिप। जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल में एंटर कर रही है, जा रही है पूरे ओव्यूल एम्ब्रियो सेक के अंदर, तो साइनर्जिड्स के पास कोई उसको वेलकम करने के लिए होना चाहिए, कोई गाइड करने के लिए होना चाहिए कि कैसे कैसे जाना है अंदर। तो उसके लिए कौन होता है वहां पे, फिलीफॉर्म एपैरेटस फाउंड इन साइनर्जिड्स में प्रेजेंट होंगे, ये गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को। ठीक है, दे आर क्रूशियल इन डायरेक्टिंग पोलन ट्यूब्स इनटू द साइनर्जिड, साइनर्जिड के अंदर जाने के लिए गाइड करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हाट इज फिलीफॉर्म अपैरेटस, पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, अच्छे से लर्न कर लेना, फिलीफॉर्म अपैरेटस आपको क्लियर हो जाएगा। 3 सेल्स आर प्लेस्ड एट द चैलिजल एंड, चैलिजल एंड पे वो प्रेजेंट है, दे आर नोन एज एंटीपोडाल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडाल, जो 3 सेल्स ऊपर प्रेजेंट है चैलिजल एंड पे। एट मैच्योरिटी एट अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक हैज 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई। तो हो क्या रहा है, जब मैच्योरिटी है तो 7 सेल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। तो वो क्लियर होना चाहिए आपको। आ गया समझ? ठीक है, तो डायग्राम क्लियर हुआ पहले। अब डायग्राम सॉरी बेसिकली ये एनसीईआरटी का जो डायग्राम है मेगास्पोरोजेनेसिस। अच्छा, इतना क्लियर हो गया क्या हुआ, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, एंटीपोडाल्स कैसे प्रेजेंट है एम्ब्रियो सेक में, आपको सेल्स की, न्यूक्लियस की लोकेशन क्लियर हो गई, ये सारी चीजें क्लियर करती हैं। डायग्राम पता होना चाहिए, मियोसिस माइटोसिस क्या हो रहा है, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। देख लो, अब डायग्राम पे आ जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मेगास्पोरोजेनेसिस हमारा कंप्लीट हो चुका है। फीमेल वाले पार्ट से हम पूरा डील कर चुके हैं। ठीक है, हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, गैमेटोजेनेसिस पढ़ ली। अब आगे देखते हैं, ये देखो डायग्राम एक बार एनसीईआरटी वाले को डिकोड कर लेते हैं। माइक्रोपाइलर एंड में न्यूसेलस के कुछ सेल्स थे जिन्होंने एमएमसी की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया। उनमें से क्या हुआ, बेसिकली कोई सिर्फ एक ही स्पोर है जो कि फंक्शनल रहा, उसने डायाड बनाया पहले। डायाड का मतलब क्या है कि 2 न्यूक्लियस। फिर उसने क्या बनाया, टेट्राड बनाया। ये पूरे को टेट्राड बोल रहा है, पूरा स्ट्रक्चर। सेल वॉल्स अभी डिवाइडेड नहीं है वहां पे। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, जो बनाया मोनोस्पोर ही डेवलप कर रहा है, तो डायाड बना दिया। डायाड का मतलब है कि पहले बता दिया था ना, जब मियोसिस होती है तो पहले कभी भी मियोसिस डायरेक्टली टेट्राड नहीं बनाती, पहले डायाड बनता है। हो क्या रहा है, एक बार देख लो, फ्लो चार्ट बना लो। योर एमएमसी कहां से आ रहा है, न्यूसेलस से, उसमें मियोसिस हुई तो पहले डायाड बना, देन टेट्राड बना। अभी वही चल रही है टेट्राड में, क्योंकि 4 सेल प्रेजेंट है, दैट इज टेट्राड। तो उसमें से सिर्फ एक ही सेल है, ये तीनों क्या कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, डिजनरेट कर जाएंगे, सिर्फ एक ही सेल बचेगा। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होगा, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें से पहले 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज आएगी, फिर 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज आएगी, फिर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आएगी। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। जब 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आएगी तब वहां पे सेल वॉल बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, सेल वॉल कब बननी स्टार्ट होती है, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में। अब उसमें भी क्या है, ऊपर इन्होंने उल्टा कर दिया इसको, एंटीपोडल्स चैलिजल एंड पे है, ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है।
तो बेसिकली माइक्रोपाइलर एंड पे सिनर्जिड्स हैं, साथ में एग सेल है, वहां पे फिलीफोम अपैरेटस लगा होता है इस पार्ट में, ठीक है। सेंट्रल सेल पे क्या है, टू पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो गए, देन यू हैव द एंटीपोडास एट द चेलिजल एंड। और अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि ये रहा चेलिजल एंड और साथ में एंटीपोडास ये रहे, और पूरा स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लेना, हाई यील्ड डायग्राम है इस चैप्टर का, जरूर आता है, एम्ब्रियो सेक जरूर पूछा जाता है। दैट इज योर 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, कि 7 सेल वहां पे ऑलरेडी बन गए, कितने सेल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कंफ्यूज इस चीज पे करते हैं कि 7th सेल कहाँ से आया, 6 सेल तो हमें दिख रहे हैं, तो ये अंदर वाला है पूरा जिसमें प्रेजेंट है, दैट इज योर सेंट्रल सेल, तो वो भी आपका सेल है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्लियर होना चाहिए 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज हमने ऑलमोस्ट फीमेल का पूरा स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, साथ में हमने गैमेटोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ ली, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो चीजें पढ़ ली। तो कोशिश करना कि इस पूरे वीडियो को, जो पार्ट 3 वीडियो था इसका, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लो। जो भी मैंने इस वीडियो में पढ़ा है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, प्लीज रिवाइज करना। थैंक यू।